हेलो वेलकम गाइज। आज हम लोग शुरू करेंगे तमिलनाडु मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग शुरू करेंगे। ओके, आज जो टॉपिक है ये तमिलनाडु एनसीईआरटी 12 यानी कि क्लास 12 की एनसीईआरटी है विचार, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स थे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो पहला देखेंगे फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये जो फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, क्लियर। एक सेकेंड, कलर पिक कर लेते हैं ना, या ओके। तो ये जो फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो देखिए कई सारे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ओरिजिन ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई सारे फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थी। पहला फैक्टर था पॉलिटिकल यूनिटी। अब पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के समय में जो अंग्रेज़ों का जो विस्तार था, मतलब इंडिया में अगर देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया में अंग्रेज़ों का विस्तार काफ़ी बड़ा था। ठीक है, यानी कि जो मौर्य थे शुरुआत में, अगर प्राचीन काल में देखें, जो मौर्य का जो शासनकाल था वो काफ़ी जो है बड़ा था। ठीक है, और मौर्यों से बाद जो है मुग़ल का भी काफ़ी बड़ा शासन रहा है, काफ़ी बड़ा विस्तार रहा है, काफ़ी जो है दूर, काफ़ी एरिया जो है कवर किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया जो है कवर किया गया था किनके द्वारा? ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, यानी ब्रिटिश जो भारत में थे इनके द्वारा सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एरिया कवर किया था, ठीक है, तो इसने एक तरह से यूनाइट कर दिया था पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी राजनीतिक रूप से और प्रशासन था, ठीक है, प्रशासनिक रूप से। तो एक सिंगल पावर, यानी ब्रिटिश रूल था, तो एक सिंगल पावर के अंडर में पूरी ब्रिटिश को कर दिया था। पूरी जो जनता थी, भारतीय जनता थी, उसको एक सिंगल पावर रूल को मानना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं तक ये पॉलिटिकल यूनिटी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी में क्या था कि अगर कोई रॉलेट एक्ट पास हुआ है, कुछ भी अगर कुछ ऐसा पास होता है तो क्या होगा कि वो सबको पता चलेगा। ठीक है, तो कोई लॉ है वो सबके लिए है, अगर वो ख़राब लॉ है तो सबके अंदर जो एक डिसेंट पैदा होगा। ठीक है, जो भी अंग्रेज़ हैं और जो भी मतलब भारतीय हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट होंगे, तो एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग इनमें डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल पावर के अंदर सभी लोग आएंगे ना। तो इस जो अंग्रेज़ों के समय में क्या था कि एक जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट भी हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट, जैसा मैंने बताया कि जो लॉ था वो सबके लिए था, जितने भी लोग थे उनके लिए लॉ था। ठीक है, तो वो लॉ अगर ख़राब है, वो अगेंस्ट है ब्रिटिश जनता के, सॉरी, जो ये भारतीय लोग हैं इनके अगेंस्ट है, ठीक है, तो फिर क्या है कि मतलब सबके डिसेंट होंगे। ठीक है, तो एक नेशनलिज्म की भावना जो है पैदा होगी यहाँ पर। दूसरा जो कारण था वो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। नेशनलिज्म के प्रमोट करने का जो दूसरा कारण था वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जिस तरह से जो है जब रेलवे का जो है एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, टेलीग्राफ आया, पोस्टल सर्विसेज आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनी, कैनाल्स बने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन को, जो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन था उसको काफ़ी बढ़ा दिया। ठीक है, लोगों के बीच कम्युनिकेशन को काफ़ी बढ़ा दिया, और इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो एक दूसरे के मतलब जो है पास हो गए, करीब हो गए। ठीक है, यानी कि अब जो है एक तरह से इसने फैसिलिटेट किया जो है नेशनल मूवमेंट को। किस तरह से? क्योंकि इसमें आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, अब बिहार में रहने वाला जो है आदमी नेशनलिस्ट लीडर, वो कहाँ जाएगा? बंगाल चला जा सकता था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ कि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया, और जो प्रॉब्लम्स थी उनकी शेयरिंग होने लगी, आइडियाज़ का एक्सचेंज होने लगा, और इससे क्या हुआ कि एक तरह से जो है नेशनल मूवमेंट जो है ऑल इंडिया बेसिस का जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तक जो है उसको जो है काफ़ी जो है विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी हम देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई उसमें। ठीक है, यानी वृद्धि हुई। तीसरा जो फैक्टर था कि इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ क्या था कि जैसे देखिए क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। हालांकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इंडियंस को क्यों सिखाई थी? इंडियंस को इसलिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई थी कि इंडिया के जो लोग हैं, क्योंकि ब्रिटिश का एम्पायर था, प्रशासन चल रहा था, तो उस प्रशासन में, उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है क्लर्क की ज़रूरत थी। तो क्लर्क कहाँ से मिलेंगे जब इनको इंग्लिश सिखाई जाएगी? ठीक है,
तो क्लर्क मिलेंगे। लेकिन क्या है कि भारतीयों ने जो है इंग्लिश सीखा, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और ज़्यादा मतलब जो है स्ट्रॉन्ग हुआ। अब बंगाल में रहने वाले को बंगाली आती है, ठीक है, यूपी में रहने वाले को हिंदी आती है। तो इन दोनों के बीच एक तरह से इंग्लिश ने एक मीडियम का काम किया और इन दोनों की जो फीलिंग्स थी वो एक दूसरे से शेयर हुई। इसी तरह अगर वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या हुआ कि वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों का पता चला। क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन यानी जो वेस्टर्न जो लिटरेचर थे लोगों ने पढ़े, जो इंडियंस थे उन्होंने, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, जो लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन ली, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़े, तो उसमें वॉल्टेयर, स्पेंसर, ठीक, इन सब के जो किताबें थी उसमें लिखा था, उसमें जो इन्होंने पढ़ा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, नेशनलिज्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं तक इनमें भी इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम का जिक्र था इन किताबों में। और इससे भी इन लोगों को मालूम हुआ कि जो ब्रिटिश हैं वो इनको जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं तक नेशनलिज्म का भावना विकसित हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं रोल ऑफ प्रेस की। तो रोल ऑफ प्रेस क्या था, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रेस ने काफ़ी ज़्यादा काम आसान किया नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर निकलते थे उस समय, ठीक है, इंडियन प्रेस जो छपती थी वो दोनों हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी मतलब हिंदी इन द सेंस की वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, ठीक है, जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और इंग्लिश में न्यूज़पेपर छपते थे। ठीक है, तो इन जो न्यूज़पेपर थे इसमें वो सब बातें लिखी जाती थी, ठीक है, किसी जो नेशनलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी उनको लिखा जाता था। तो इससे क्या होता था कि इससे भी काफ़ी सारा नेशनलिज्म को बढ़ाने में यानी नेशनलिज्म के ग्रोथ में जो है फ़ायदा मिला। ठीक है, और फिर एक जो पॉइंट, अगला जो पॉइंट है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी का जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे, ठीक है, तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे ब्रह्मो समाज, ठीक है, तो कई सारे जो जैसे ब्रह्मो समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी हैं, ये सभी जनरेट हुई। ठीक है, ठीक है, तो कई सारे जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का बनाया, ठीक है, इसी तरह विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बन रही थी, ठीक, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में ये जो चीज़ें बन रही थी, ठीक, तो एक तरह से इसने क्या किया, लोगों के अंदर जो है लोगों को ये बताया कि मतलब एक तरह से प्राइड की, मतलब जो इनका इतिहास था वो काफ़ी ज़्यादा जो है रोचक था, प्राइडफुल था। ठीक है, लोगों को बताया और इससे भी कहीं ना कहीं तक जो है नेशनलिज्म की भावना जो है विकसित हुई। ठीक है, और अपनी मदरलैंड यानी कि नेशन के प्रति जो है लोगों का एक तरह से जो है लगाव जो है विकसित हुआ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश, देखिए जो ब्रिटिश थे, एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है क्रिएट की गई। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रिटिश के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी आती थी, ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जैसी होती थी जिसने क्या किया, इंडियन के जो ट्रेड थे उनको ख़त्म कर दिया, नेटिव इंडस्ट्रीज को पूरा बर्बाद करके रख दिया। करते क्या थे कि इंडिया को केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना दिया, कि इंडिया से केवल और केवल ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिश ने बना दी कि इंडिया से केवल रॉ मटेरियल ब्रिटिश जाता था, ब्रिटिश में उसको जो है फाइनल प्रोडक्ट बनता था, फिर उसको इंडिया में बेचा जाता था। कहने का मतलब था कि इनकी जो है इतना ज़्यादा सब्सिडाइज्ड और इंपोर्ट ड्यूटी इनकी कम कर दी गई कि ये जो इंडियन जो प्रोडक्ट थे ये कंपटीशन नहीं कर पाए और इंडिया का पूरा जो ट्रेड था वो ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं तक ये ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो इंडियन जो मतलब जो इंडिया में जो भी कंपनीज़ थी उसमें काम करने वाले लोगों के रोज़गार छिन गए और इस तरह से जो है ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण था इंडियन नेशनलिज्म के राइज के लिए यानी बढ़ावा के लिए। इसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या हुआ, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट ने, ठीक है, एक परमानेंट बिटरनेस मतलब एक तरह से जो ब्रिटिश और इंडियन के बीच में जो है एक तरह से संदेह और एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट भर दी। ठीक है, कड़वाहट भर दी। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो अंग्रेज़ों की जो फीलिंग थी, ठीक है, कि अंग्रेज़ का अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानते थे, वो बोलते थे कि हम जो है बहुत सुपीरियर रेस के हैं, ठीक है, और इंडियंस जो हैं ये जो है इन्फीरियर हैं, ठीक है, इंडियंस को हमसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो
ये जो एक फीलिंग थी, ये कहीं ना कहीं तक जो है इंडियंस के ख़िलाफ़ जो एक तरह से फीलिंग थी, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, इंडिया जो है एक नेशन के रूप में और इंडियंस एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन जो है सहना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं तक ये सब होता था, और इसी से लोगों को एक तरह से नेशनलिज्म उनके अंदर बढ़ा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है लोग मतलब जो है कहीं ना कहीं तक बहुत ही आहत हुए थे, और इसलिए उनके अंदर भी एक तरह से नेशनलिज्म जो है इरोज हुआ। ठीक है, मतलब बढ़ा। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था लिटन का, तो लिटन जो है काफ़ी एक मतलब जो है एक जो मतलब गवर्नर जनरल था। बेसिकली इसने किया क्या कि जिस समय इंडिया में जो है फेमाइन था, ठीक है, काफ़ी भुखमरी थी, मतलब जो है फेमाइन चल रहा था उस समय, इसने दिल्ली दरबार अरेंज करवाया, बहुत ही खर्चीला दरबार था। ठीक है, और उस समय देखा गया कि इसने कई सारे ऐसे एक्ट पास किए जिसने जो है प्रेस की लिबर्टी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और मतलब आर्म्स एक्ट भी इसने, मतलब देखिए इसने कई सारे, देखो इसने फेमीन के समय दिल्ली दरबार अरेंज कराया। फेमीन में क्या था कि पूरा का पूरा लगभग अगर देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा जो भाग था वो फेमीन की ग्रिप में था, अकाल की ग्रिप में था, लोगों के पास खाने को नहीं था। उस समय इन्होंने क्या किया, दिल्ली दरबार अरेंज कराया, जो कि काफ़ी भव्य था, और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। अब ये पैसा कहाँ का था भाई, इंडिया का ही था। ठीक है, लिटन ने एक और काम किया, इसने किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। अब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास होते ही जो इंडियन प्रेस था उसकी की पूरी लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी छीन ली जाती है। ठीक है, और इसने आर्म्स एक्ट भी पास किया। इसका मतलब ये था, आर्म्स एक्ट में क्या था कि इंडियंस जो हैं वो आर्म नहीं रख सकते, यानी कि जो है ये आर्म्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मीजर लिए गए, तो इससे क्या हुआ कि भाई ये इंडियंस के ख़िलाफ़ थे, तो इंडियन में डिसकंटेंट हुआ, मतलब काफ़ी मतलब नाराज़गी हुई इंडियन को, और इस तरह से ये जो वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था इंडियंस में, ये एक तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन। इसके बाद आता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको बताएं, जो इल्बर्ट बिल था वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो है लॉर्ड रिपन के समय में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल जो है कहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, और ये बिल का मतलब ये बिल क्या था बेसिकली आप ये जाने, तो इस बिल में ये प्रयास किया गया था कि जो रेशियल इनइक्वलिटी है बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन जजेज इन द कोर्ट, यानी इंडियन और यूरोपियन जज जो हैं कोर्ट में, उनके बीच जो रेशियल इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करना। ठीक है, इस बिल का मेन मकसद था। ये बिल जो है, क्योंकि भाई ब्रिटिश रेजिडेंट्स को मतलब जो है ये ख़राब लगा कि भाई ऐसा क्यों, हमको इंडियन जज क्यों ट्रीट करेंगे, तो इन्होंने अपोज कर दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट ने इस बिल का अपोज किया। जब ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने इस बिल का अपोज किया तो अल्टीमेटली ये बिल जो है मॉडिफाइड कर दिया गया। अब इससे ये जो है इंडियंस को पता चल गया कि भैया जहाँ पर भी ब्रिटिश का इंटरेस्ट होगा, ब्रिटिश लोगों का इंटरेस्ट होगा, वहाँ पर इंडियंस को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तक इससे भी लोगों में एक तरह से नेशनलिज्म की भावना जो है वो बढ़ जाती है। तो आगे चलते हैं, इस तरह से नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है, और इसी से एक वे प्राप्त होता है कि आगे जो है चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है कि ऑल इंडिया लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले कुछ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में बंगाल में बनता है, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बनता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है 1856 में, फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनता है, पूना सार्वजनिक सभा जो कि 1870 में बनती है, और मद्रास महाजन सभा 1884 में बनती है। ठीक है, इसके बाद ये जो है अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बने थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं जो बना था 1885 में। तो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उनके इनिशिएटिव से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है,
और इन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का एक इनिशिएटिव लिया और कांग्रेस को जो है बनाया इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको जो बनाया गया और इसका जो पहला सेशन है वो बॉम्बे में हुआ 1885 में। WC बनर्जी जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे और इस सेशन को 72 यानी 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया, ठीक है। तो 72 डेलीगेट्स ने इस जो है सेशन को अटेंड किया और ये जो डेलीगेट्स थे ये पूरे इंडिया से आए थे, ऑल ओवर इंडिया से। जो भी लोग इसमें इस सेशन को अटेंड किया था, जिन लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया था वो डिफरेंट रिलीजन के थे, फेथ के थे, ठीक है। इन्होंने जो इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनको जो है मतलब डिस्कस किया, ठीक है। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, यानी कि रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन के इर्रेस्पेक्टिव, ठीक है, सारी जो प्रॉब्लम्स थी इंडियंस की उनको डिस्कस किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो शुरुआत से ही एक सेकुलर मूवमेंट थी, ठीक है। याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत से एक सेकुलर मूवमेंट थी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, मूवमेंट था। ओके, तो इस तरह से इसमें क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें सभी सेक्शंस, जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें सभी सेक्शंस को अपनाया, ठीक है। ये नहीं था कि मतलब जो है पर्टिकुलर फेथ या रिलीजन के ऊपर बना दिया था, इसमें सभी धर्म, फेथ को इसमें शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं तक अगर हम बात करें, जो सेशन था, जो सेकेंड सेशन था वो कलकत्ता में हुआ 1886 में, 1886 में, और तीसरा जो था वो मद्रास में हुआ 1887 में। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसको 3 इम्पोर्टेंट फेजेज में जो है स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। पहला जो फेज़ था वो मॉडरेट नेशनलिज्म का था, ठीक है। हम यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला फेज़ था यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसको हम अध्ययन करने के लिए 3 भागों में, उसको 3 फेजेज में अध्ययन कर सकते हैं। मतलब पहला फेज़ था मॉडरेट नेशनलिज्म 1885 टू 1905 यानी 1905, जब कांग्रेस जो है कंटिन्यूड टू बी लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन, यानी कि कंटिन्यूड जो है लगातार ब्रिटिश क्राउन को लॉयल बना रहा, ठीक है। ये जो है समय था 1885 से 1905, ठीक है। और 1906 से लेकर 1916 का जो समय था उसने स्वदेशी मूवमेंट, मिलिटेंट नेशनलिज्म और होम रूल मूवमेंट को विटनेस किया, ठीक है। तो इस समय में कौन कौन से मूवमेंट हुए थे? स्वदेशी मूवमेंट, मिलिटेंट नेशनलिज्म उभरा था और कहीं ना कहीं तक ये तुम्हारा जो है एक होम रूल मूवमेंट भी यहाँ पर आया था, ठीक है, इस पीरियड में यानी सेकेंड फेज में। तीसरा जो था पीरियड वो 1917 से लेकर के 1947, इसको गांधीयन एरा यानी गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब बात करते हैं पहला जो एरा था यानी कि मॉडरेट नेशनलिज्म, ठीक है। तो चलिए मॉडरेट नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसमें देखेंगे कि कौन कौन से लीडिंग फिगर थे, लीडर कौन कौन थे इसमें। तो देखिए ये जो नेशनल मूवमेंट था, पहले फेज में जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे एंड जी सुब्रमण्य अय्यर। तो आप ये नाम याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला जाता था, मतलब कहा जाता था इंडियन बर्के, BURKE, इंडियन BURKE मतलब बर्के, ठीक है। उन्होंने जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत ही फॉर्मली जो है अपोज किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में जो है बनाई थी पॉलिटिकल रिफॉर्म को लाने के लिए, एजिटेट करने के लिए, ठीक है, एक तरह से। और एक तरह से मतलब ये इंडियन एसोसिएशन इन्होंने बनाया और ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने कन्वीन किया 1883 में, जो कि मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से में मर्ज हो जाती है 1886 में। जी सुब्रमण्यम अय्यर
इन्होंने नेशनलिज्म को काफ़ी जो है प्रीच किया, इनकी एक मतलब जो है मद्रास महाजन सभा के द्वारा, ठीक है। तो जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने नेशनलिज्म के उपदेश दिए मद्रास महाजन सभा के थ्रू, ठीक है। और ये जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने द हिंदू और स्वदेश मित्रन, ठीक है, याद रखना, द हिंदू और स्वदेश मित्रन को फाउंड किया। दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। मतलब इनको रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब एक तरह से ही इज रिकॉर्डेड, यानी दादा भाई नौरोजी इज रिकॉर्डेड, यानी इनको माना जाता था इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर इन इंग्लैंड, यानी कि इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर जो इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में माना जाता था, ठीक है। जो दादा भाई नौरोजी थे, ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। किस लिए बनाया था? इंडियंस को ट्रेन करने के लिए, कि वो अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ यानी अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट करें फॉर द कॉज ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री के लिए, ठीक है। बेसिकली इसलिए इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। तो कुछ सालों तक देखा गया कि जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अंदर, मतलब एक तरह से पैट्रोनेज मिलता रहा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। 1885 से 1905 के बीच में जो कांग्रेस लीडर थे वो मॉडरेट थे। ये जो समय मैंने पहला फेज बताया कि 1885 और 1905 के बीच का जो समय था वो जो कांग्रेस लीडर थे उस समय में वो मॉडरेट थे, ठीक है। तो जो मॉडरेट थे उनको ब्रिटिश जस्टिस और गुडविल में भरोसा था। उनको ये लगता था कि ब्रिटिश जो है मतलब जो है वो जस्टिस देंगे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं तक जस्टिस और गुडविल में उनको भरोसा था, फेथ था उनका, इसलिए उनको मॉडरेट कहा गया, ठीक है। उनको मॉडरेट इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का प्रयोग किया अपनी डिमांड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो मॉडरेट्स थे उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? मॉडरेट्स चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिफॉर्म किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, उसमें मतलब जो इंडियंस की संख्या बढ़ाई जाए, एक्सपेंशन किया जाए उसका। अभी क्या है कि जो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन हायर पोस्ट, तो मतलब कहीं ना कहीं तक इन्होंने जो इनकी डिमांड थी मॉडरेट्स की, तो मॉडरेट्स भी ऐसा नहीं है कि मतलब केवल अनुनय विनय तो करते ही थे। मान लो उनके जो मेथड्स वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल थे, लेकिन उन्होंने भी इंडिया के हित में ही काम कर रहे थे, इंडिया के बारे में उनको जो है सोच रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक नेशनलिज्म को भी अगर देखें उन्होंने बढ़ावा दिया है नेशनलिज्म। तो देखिए ये था ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन हायर पोस्ट, यानी हायर पोस्ट में इंडियंस को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। जैसे कि मतलब इन्होंने जो ICS एग्ज़ाम जो है उसको मतलब जो है कहीं ना कहीं तक कह रहे थे कि मतलब ये पहले इंग्लैंड में होता था, तो ये कह रहे थे इंडिया में भी ये एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो जिससे कि जो इंडियंस जो हैं उनको भी हायर पोस्ट पर जाने का अपॉर्चुनिटी मिले। इन्होंने कहा कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाए। होता क्या था कि उस समय जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे वो जुडिशरी का भी पार्ट हो जाते थे, तो एग्जीक्यूटिव काफ़ी जो है तानाशाही करते थे और मतलब काफ़ी क्रूशियल, मतलब एक तरह से क्रूअल एक्शन करते थे इंडियन पीपल पर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जो जुडिशरी, इनकी जो डिमांड थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। और लोकल जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनको पावर ज़्यादा दे दी जाए, ठीक है। लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको पावर ज़्यादा दे दी जाए, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, उसको कम कर दिया जाए। और जो ये किसान हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि कई सारे जो अनजस्ट लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, इनको परेशान करते थे। तो कहीं ना कहीं तक इन्होंने किसानों की भी प्रोटेक्शन में बात की। और इन्होंने जो साल्ट टैक्स था और शुगर ड्यूटी थी इसको एबॉलिशन की डिमांड की। तो ये सारी इनकी डिमांड्स थी। जैसे कि आर्मी पर जो स्पेंडिंग है, इन्होंने कहा भाई आर्मी पर जो स्पेंडिंग है उसको कम करो,
है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, ये भी इनकी एक डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं तक ये इनकी अच्छी अच्छी डिमांड्स थी, ठीक है। मेथड इनका कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन इनकी जो डिमांड्स थी वो मतलब जो है एक तरह से नेशनलिस्टिक थी, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तक आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल अगर कोई कह दे कि मॉडरेट जो है कुछ नहीं कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट्स ने एक तरह से बेस रखा, बेस बनाया, और उसी बेस पर एक्सट्रीमिस्ट ने जो आगे जो भी धीरे धीरे जो भी आए आगे मिलिटेंट वगैरह एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने काम किया, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस में इन्होंने एक धीरे धीरे प्रोसेस है कि अगर आज का जो मॉडरेट है, ठीक है, आज का जो एक्सट्रीमिस्ट है वो हो सकता है आगे चलकर उसको मॉडरेट माना जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स हैं, मेथड ऑफ मॉडरेट्स के मेथड क्या थे। देखिए मॉडरेट का जो है ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले में विश्वास था, ठीक है। ब्रिटिश को वो लॉयल थे, ठीक है। वो इंग्लैंड की ओर मतलब एक तरह से उन्होंने लुक किया फॉर इंस्पायर एंड गाइडेंस, है ना। और मॉडरेट्स जो है पिटिशन का प्रयोग करते थे, रेजोल्यूशंस का प्रयोग करते थे, मीटिंग्स का प्रयोग करते थे, लीफलेट्स और पैम्पलेट्स वगैरह का प्रयोग करते थे, ठीक है, मेमोरेंडम, है ना, डेलीगेशंस। तो ये सारे जो इनके मेथड्स से इनको प्रयोग करते थे, इनको जो है अपनी डिमांड्स को प्रेजेंट करने के लिए पिटिशन, रिजोल्यूशन, मीटिंग्स, लीफलेट्स, पम्पलेट्स, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस, तो इनका प्रयोग किया करते थे, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने आप को केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तक ही सीमित रखा, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किस कहाँ तक, मतलब केवल एजुकेटेड क्लास तक, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने आप को केवल जो है एजुकेटेड क्लास तक सीमित रखा, यानी इसमें जो है लोकल जनता नहीं थी, मास नहीं था, लोकल मास नहीं था, केवल जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वहीं तक ही ये सीमित थे, ठीक है। इनका जो एम था कि पॉलिटिकल राइट्स अटेन करना, पॉलिटिकल राइट जो है मिले, सेल्फ गवर्नमेंट स्टेज बाय स्टेज में विश्वास रखते थे कि धीरे धीरे पॉलिटिकल राइट और सेल्फ गवर्नमेंट अटेन करना है, धीरे धीरे, मतलब स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। शुरुआत में क्या था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं तक जो शुरुआत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने, हम यहाँ पर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रहे थे, मॉडरेट नेशनलिज्म, ठीक है। शुरुआत में जो ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वेलकम किया, लेकिन धीरे धीरे क्या था कि मतलब कड़वाहट बढ़ जाएगी, जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो इनको मतलब ब्रिटिश जो है उनको कहीं ना कहीं तक परेशानी होने लगेगी, ठीक है। तो 1886 में जो गवर्नर जनरल, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें, पहले इन्होंने जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेलकम किया था, अगर वेलकम नहीं करते तो हो सकता है ये बन ही ना पाती, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि 1886 में, यानी 85 में बनी थी, 1886 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था उसने एक टी पार्टी दी थी, मतलब चाय की एक पार्टी दी थी कांग्रेस मेंबर्स को कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिन्होंने कांग्रेस सेशन को अटेंड किया, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिन्होंने कांग्रेस सेशन को अटेंड किया, एंड विद द इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे कांग्रेस की डिमांड बढ़ती गई, तो अभी हमने बताया ना कि डिमांड जब बढ़ने लगेंगी तो अब पहले गवर्नमेंट फ्रेंडली थी, अब वो क्या करे, जब कांग्रेस ज़्यादा डिमांड करने लगी तो जो गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अनफ्रेंडली हो गई, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ कि मुस्लिम, इट इनकरेज द मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि